सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने काफ़ी डेफिनेशन स्टार्टिंग में देखी थी, जो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी। नेक्स्ट आज हम दोबारा से मतलब यहाँ से स्टार्ट करें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या है और उसका जो है नेक्स्ट उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। इट द सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस। अब इसमें आपने याद रखना है, हमारे पास रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, ठीक है। इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहेंगे। जब आपके जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएं, 1 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर हमारा ये हो जाता है मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। ये आई थिंक आपकी बुक में तो नहीं है, ये नेक्स्ट क्लासेस में होता है। इसकी एग्जाम्पल ये है, जैसे कि आपने देखना होगा किसी फील्ड में, मतलब जो कोई खेत होता है उसकी फर्टिलिटी चेक करनी हो कि वो फर्टाइल है या नहीं, तो उसमें हम देखिए उस काफ़ी फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। हमारी जो फील्ड की फर्टिलिटी है वो डिपेंड करेगी आपके जो है सॉइल की फर्टिलिटी पे, आप फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर, आपका जो रेनफॉल उस एरिया में कितना हो रहा है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इस तरह से आपकी फर्टिलिटी डिपेंड करेगी डिफरेंट फैक्टर्स पे। जब एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, तो वो आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो जाता है। और अगर आपका एक ही इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। If a simple linear regression describes the dependence of expected value of the dependent variable y as a linear function of the independent variable non-random variable x। अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि y जो है आपका वो रैंडम वेरिएबल है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो नॉन रैंडम है। इसका मतलब है वो फिक्स है, ठीक है। x आपका फिक्स होगा और y आपका रैंडम वेरिएबल होगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। Then the regression is called simple linear regression। अब ये हमारे पास simple linear regression का जो एस्टी मतलब ये जो y और ये लिखा हुआ है ना न्यू y x, ये एक तरह से उन्होंने मीन दिया हुआ है, मीन वैल्यू। अभी आप देखेंगे ओरिजिनल मॉडल आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पेज पे, ये आपका मीन मॉडल है। अब इसमें अल्फा आपको मैंने कल बताया था, हमारा अल्फा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। बीटा हमारा क्या होता है, बीटा हमारा क्या इसको हम स्लोप भी कहते हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। बीटा को क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी या स्लोप भी। अब विच इम्प्लाइज अल्फा, अच्छा जी, इसमें है दस अल्फा इज द इंटरसेप्ट। अल्फा आपका इंटरसेप्ट है along y axis and बीटा इंडिकेट द चेंज। अब मैंने कल उस दिन भी आपको बताया था बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा ये होता है कि जब हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हो जाए तो हमारे जो है मॉडल की वैल्यू अल्फा होगी, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, x जीरो हो जाएगा तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो फिर आपका जो है मॉडल की वैल्यू जस्ट अल्फा रह जाएगी। और अगर बीटा क्या होता है, बीटा हमें शो करता है इंडिकेट चेंज इन द मीन वैल्यू ऑफ वाई। बीटा जो है वाई में चेंज शो करता है। आपको पता नहीं, अभी मॉडल में मैंने आपको बताया था यहाँ पे वाई होता है। इसके बाद में देख रहे हैं अल्फा देख लिया, बीटा की वैल्यू देख लिया, बीटा की नेक्स्ट उन्होंने डेफिनेशन भी बताई है फर्दर ये क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, The simple linear regression coefficient is the relative change in the expected value of dependent variable। आपके जो dependent variable में वो change show करता है with respect to unit increase in the independent variable। independent variable की वजह से जो dependent variable में change आते हैं वो उसको show करता है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इन पैरामीटर की इंटरप्रिटेशन दें, तो आपने इस तरह से देनी है कि ये क्या होता है, अल्फा आपका इंटरसेप्ट होता है, बीटा आपका क्या होता है, relative change क्या शो करता है आपका बीटा, relative change in the expected value of y a unit change in the value of x। x में अगर एक यूनिट चेंज होता है तो वो वैल्यू शो करती है आपका चेंज y में, ठीक है। ये आपको याद कर लेंगे डेफिनेशन बीटा में। इट इज डिनोटेड बाय बीटा। अब आपको मैथ में आपने पढ़ा ही होगा कि स्लोप द स्लोप ऑफ लाइन बीटा रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। आपको जो स्लोप होती है ना वो इस तरह से कोई आपको शो करती है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो ये हमारा बीटा शो करता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, ठीक है। आपको पता है स्लोप ऐसी ही होती है, ये देखिए किस चीज़ की स्लोप है, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, ये हमारा जो है बीटा कोएफिशिएंट शो करता है स्लोप को। नेक्स्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता क्या। अगर हम इसके लिए डायग्राम यूज़ करते हैं तो हम स्कैटर डायग्राम यूज़ करते हैं। अभी हमने उस दिन देखा था डिफरेंट उसकी वो थी, ये देखें, ये आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इंक्रीजिंग है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है और डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वाई की वैल्यू भी
इंक्रीज कर रही है। इसमें क्या है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है वाई की वैल्यू भी डिक्रीज कर नहीं, सॉरी, इसमें इन्वर्स इस तरह से है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ एक्स स्मॉल था, वाई लार्ज था, एक्स बड़ा हुआ, वाई छोटा हो गया। इस तरह से एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही है इसमें। और कर्विलिनियर में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे इसमें कर्व की फॉर्म में आपका जो है रिलेशनशिप आता है। और हमेशा हम रिलेशनशिप की चेक करने के लिए इस तरह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप हम हमेशा स्कैटर डायग्राम से चेक करते हैं यूजली रिग्रेशन में, ठीक है। Provide the best estimate of the relationship between the independent and dependent variable, the regression model. The next step to specify mathematical formula. अब इसके mathematical formula देखते हैं, इससे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे regression, basically regression model होता क्या है। In this section, we will give an example to illustrate how regression model between the two variables can be used to simulate real world problems. अब एक हम real world problems देखते हैं, तो उसमें देखते हैं हमारा जो है independent और dependent variable में relation क्या होता है। Suppose that we have investigated the relationship between the consumption expenditure and the disposable income of household in a certain city for some given period of time. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, नेक्स्ट आपका डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं, एक आपके पास वाई एक एक्स है। वी नो दैट वन इनकम इंक्रीजेज। अब ये हमें पता है कि किसी की इनकम इंक्रीज करती है तो उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करता है, वो मोर जो है स्पेंड करता है तो उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया ना। वट काइंड, अब लेकिन हमने देखना है कि रिलेशनशिप है क्या, कैसे चेक करेंगे हम। वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इट इज़ प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है या एनी अदर फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप। हाउ क्लोज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें टेलिंग देयर इज नो फंक्शनल रिलेशनशिप। अब इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि फंक्शनल में तो ये है ना कि बिल्कुल के दरमियान में कोई एरर नहीं आता है, एक इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा, मतलब आपने मॉडल देखा था ना फंक्शनल में क्या था, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मैथमेटिकल मॉडल होता है, उसमें एग्जैक्ट रिलेशन होता है। अब वो कहने हैं कि ये एग्जैक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो फिर ये क्या है। नाउ लेट वाई डिनोट द कंजम्पशन। अब आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड कर रहा है आपकी इनकम पे। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई आपका डिपेंडेंट। कि आप इनकम जो है जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके मुताबिक आपका जो है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता या कम होता जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट वी हैव ऑलरेडी डिवाइड अवर हाउस होल्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल। अभी आपको पता है हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं लोग। वी डोंट एक्सपेक्ट दैट ऑल द हाउस होल्ड विद इन द ग्रुप विच वी हैव गिवन फिक्स्ड प्रीडिटरमाइंड इनकम एक्स will display an identical expenditure. Some will spend more than the others, some will less. अब ये तो डिपेंड करता है हाउस होल्ड पे, कुछ लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ कम करते हैं। बट वी डोंट एक्सपेक्ट a clustering of the expenditure figure around the central value of the some variance for each। अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के आप बोर हो जाएंगे कि क्या पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप खुद इसको रीड कर लीजिएगा जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिग्रेशन मॉडल होता क्या है। अब ये आपने याद रखना है, ये आपका वाई एक्स हमारे पास इस तरह से आता है, इसके इक्वल ये हमारा मीन है और ये हमारा वेरियंस है। हम सिग्मा स्क्वायर वाई भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिकल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये आपका जो बेसिकली है ये मीन मॉडल है, ठीक है। मीन पॉपुलेशन रिग्रेशन का मीन मॉडल। हमने जो है ओरिजिनल मॉडल देखना है, उसमें हमारे पास एरर टर्म भी इन्वॉल्व होती है, वो हमारा भी आता है। ये देखिए मीन होगा तो आपने ऐसे लिखना है, अगर वेरियंस होता है तो वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना है। एप्सिलॉन क्या होता है, हमारे पास एप्सिलॉन एरर होता है बेसिकली, ठीक है। एरर हमारे पास रेजिड्यूल भी कहते हैं इसको, एरर भी कहते हैं। अब ये होता है हमारे पास y माइनस वाई हैट के इक्वल। अब वाई हैट हमारा यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू को दो उसने लिया था, वाई हैट हमारे पास वैल्यू भी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, और वाई ये है, ये वाला वाई जो है इस तरह से हम दूसरा लिख सकते हैं, वाई माइनस अल्फा, ये हमारा ई की हो गई, ठीक है। एप्सिलॉन जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं वाई माइनस वाई हैट। अब हमारा ओरिजिनल मॉडल है, यहाँ से हमारा बेसिकली काम स्टार्ट होता है। ये हमारा है मॉडल, ठीक है। ये रिग्रेशन का पॉपुलेशन मॉडल है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब लेकिन आपने हमेशा देखा कि हम म्यू होता है हमारा मीन, लेकिन हम म्यू यूज़ नहीं करते, हम एक्स बार यूज़ करते हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरियंस होता है, हम वो नहीं, हम उसका एस्टिमेट यूज़ करते हैं एस। इसी तरह से पाई हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर होता है लेकिन प्रोपोर्शन का, लेकिन हम उसका पी यूज़ करते हैं एस्टिमेट।
सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा ओरिजिनल मॉडल है, लेकिन हम इसका एस्टिमेट यूज़ करेंगे। एस्टिमेट ये भी नेक्स्ट आता है। पहले हम ये देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये एक्स हमारा क्या है, प्री डिटरमाइन या नॉन रैंडम वेरिएबल, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो एक्स हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट है हमारा, बीटा क्या है हमारी स्लोप है या इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, ये मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ हमने। एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, एरर है या डेविएशन है, वाई माइनस वाई हैट हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बताते हैं, दिस मॉडल इज सेड टू बी सिंपल। अब ये मॉडल हमारे पास बेसिकली सिंपल है, लीनियर है इन पैरामीटर, लीनियर इन पैरामीटर, लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब ये है कि आपका देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक ही है, और इसमें लीनियर पैरामीटर का मतलब ये कि आपकी जो है पैरामीटर्स की जो कोई पावर नहीं है कुछ नहीं, वो सिंपल लीनियर सिंगल फॉर्म में ही है। It is simple in that there is only one independent variable. Linear in parameter because the parameter bears an exponent or multiply or divide another parameter. आपको कह रहे हैं कि exponent की फॉर्म में या फिर multiply divide फॉर्म में किसी के लिए नहीं है, आपके सिंपल पैरामीटर है। Linear in independent variable because the variable appear only in first power. यहाँ पे y की पावर जो है या x की पावर है सिंगल है, इसलिए हमारा लीनियर है। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बस उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ये मॉडल है, ये उसके वैल्यूज बता दी। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि लीनियर क्या है, सिंपल क्या है और इंडिपेंडेंट इसमें क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हमने पहले पॉपुलेशन मॉडल देखे, अब हम उसका सैंपल एस्टिमेट देखते हैं। अब यहाँ से आप इसको रीड कर लीजिएगा कि क्या उन्होंने बताया। हम आते हैं डायरेक्ट अपने एस्टिमेट की तरफ। y की जगह पे y हैट आ गया, हमने एस्टिमेट तो यूज़ करना है। अल्फा की जगह पे a आ गया, बीटा की जगह पे b आ गया, x की जगह पे x आ गया, और एप्सिलॉन जो हमारा था वो खत्म हो गया। हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन जो है मॉडल, हम ये का जो मॉडल है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मतलब इसको कहते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने इसको एस्टिमेट किया तो हमारा एरर इस टर्म में वैनिश हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, y आपके पास क्या है, ऑर्डिनेट ओवर एस्टिमेटेड लाइन, ये एस्टिमेटेड लाइन है। अल्फा आपका y इंटरसेप्ट है, b आपका स्लोप है, जो भी ऊपर हमने पढ़ा था वही चीज़ें हैं, बस ये सैंपल के फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया था कि b जो है आपका वो स्लोप को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक्स एक्सिस पे आता है, y आपका y एक्सिस पे आता है, और स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए हम इनको प्लॉट कर देते हैं दोनों। अब ये जो ये हमने मॉडल एस्टिमेट किया है, ये देखिए अप्रोक्सीमेट हम कहते रहते हैं, देखिए नीचे भी वैल्यूज हैं ऊपर भी वैल्यूज हैं, ये आपका स्कैटर डायग्राम से पता चलता है। लेकिन हम उसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करके कह देते हैं कि हमारी जो है अप्रोक्सीमेट लाइन ये ट्रेंड ये है। अब हमने ट्रेंड को कह दिया कि हमारा ट्रेंड ये है, उस ट्रेंड को कुछ अप्रोक्सीमेट हम करते हैं, उसको हम एस्टिमेट भी कहते हैं। वाई हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमने अपना एस्टिमेट कह दिया, ठीक है। ये हमारे पास एस्टिमेट आ गया। अब इससे जो नीचे वैल्यूज है वो हमारे पास क्या है, वाई हेड कहलाएंगी, जो ऊपर है वो उन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो एरर कहलाता है, कि वाई माइनस वाई हेड का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या इसमें बताया है। मैंने आपको बताया एरर को आप रेजिड्यूल भी कहते हो, डेविएशन भी कहते हो, प्रेडिक्टेड एरर भी कहते हैं। और रेजिड्यूल को लिखते कैसे हैं, वाई माइनस वाई हेड। ये आपके क्वेश्चंस में आएगा कि आप रेजिड्यूल भी कैलकुलेट करें, तो आपने ऐसे कैलकुलेट करना होगा। जो आपको वाई वैल्यूज गिवन होंगी उनके कोरस्पॉन्डिंग आप एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। इनका सम करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट कोवेरियंस क्या होता है। अब देखिए वेरियंस का तो आपको पता है, वेरियंस हमारे पास एक ही वेरिएबल का आपने वेरिएशन चेक करनी होती है। जब दो वेरिएबल्स की वेरिएशन चेक करनी हो तो उसको कोवेरियंस कह देते हैं। को का मतलब दो, ठीक है, दो वेरियंस, जो कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का आप एक तरह से वेरियंस चेक कर रहे होते हैं। इफ x1 y1 x2 y2 सो ऑन, ये आपके पास पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको डाटा ऐसे गिवन होगा, x की वैल्यूज भी गिवन होंगी, y की वैल्यूज भी गिवन होंगी, ठीक है। देन द कोवेरियंस इज डिनोटेड बाय SXY। अब दो वेरिएबल्स के दरमियान में है तो इसको हम SXY लिख देते हैं। अगर ये एक ही वेरिएबल के दरमियान में होता है तो आपको पता है ना हम क्या लिखते हैं, SX स्क्वायर लिख देते हैं। हम एक ही वेरिएबल का निकालते तो SX स्क्वायर लिख देते, लेकिन ये दो है तो XY हमने दो अलग करके लिख दिया। अब ये आपको पता है, ये हमारे पास अगर हम वेरिएंस का फॉर्मूला करते हैं तो ये होता है ना x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये हमारा फार्मूला होता है वेरिएंस का, ठीक है ना, यही होता है। अब ये एक ही वेरिएबल में x में, यहाँ पे हम कोवेरियंस ले रहे हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में, x और y के दरमियान में,
इसलिए यहाँ पे आ गया समीशन x माइनस एक्स बार एक बार, y माइनस वाई बार आ गया और नीचे n आ गया। अगर ये देखिए एक ही वेरिएबल होता तो यहाँ पे भी x माइनस एक्स बार होता, तो इन दोनों को आपस में स्केयर ले लेते हैं। लेकिन ये डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए हमने ये इस तरह से लिखते हैं समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n। ठीक है, ये आपको कोवेरियंस का फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। वेरियंस का तो आपको आता ही है ना, तो कोवेरियंस का आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान में it is measure of the linear mutual variability of two variables। अब ये देखें दो वेरिएबल्स के दरमियान में वेरिएबिलिटी मेजर कर रहा है और हमारा वेरियंस हमेशा वेरिएबिलिटी ही बताता है हमें। ठीक है, its sign reflect the direction of the mutual variability if the variables tend to move। अब ये आपका देखिए वेरियंस आपका कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये स्केल के फॉर्म में होता है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, वो वेरियंस आपका नेगेटिव हो सकता है, ये आपका नेगेटिव नहीं होता वेरियंस क्योंकि ये स्केल के फॉर्म में होता है। अगर वो कह रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर एक वैल्यू दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स इंक्रीजिंग है वाई डिक्रीजिंग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों वेरिएबल्स की, तो ये आपकी कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फर्दर जिस तरह से बाकी फार्मूलाज में होता है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि हम नेक्स्ट फर्दर एस एक्स वाई को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो उसकी जर्नल टर्म है, उसके बाद अगर आपको डाटा इसके मुताबिक गिवन हो तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं। दोनों फार्मूलाज आपने याद कर लेंगे। नेक्स्ट है इफ x1 x2 so on xn and y1 y2 so on yn are the two series of n observation each and if z is equal to x plus minus yi then अगर आपके पास z जो है वो दो वेरिएबल्स का जो है सम है या सब्ट्रैक्शन हो रही है दो वेरिएबल्स की, वो आपका एक थर्ड वेरिएबल है। ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास कोई थर्ड वेरिएबल हो। हमने आई थिंक एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, इसमें क्वेश्चन किए थे हमने फर्स्ट ईयर में, कोई एक थर्ड वेरिएबल दे देते थे और उन दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं थर्ड वेरिएबल के इक्वल है। अब इसमें हमारा अगर हम वेरियंस निकालते हैं एस जी का वेरियंस लेने के लिए हमारे पास इन दोनों का वेरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इनका वेरियंस दोनों साइड पे अगर वेरियंस अप्लाई करते हो आप, ठीक है, वेरियंस ऑफ जी इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस माइनस 2 को वेरियंस टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये देखो यहाँ पे आ गया एस जी को अगर हम ओपन करते हैं, मतलब इस पे वेरियंस अप्लाई करने के बाद ओपन करते हैं तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 एस एक्स वाई। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला ये होता है। सेकंड इसका फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास ये वाली टर्म वैनिश हो जाती है। ये टर्म वैनिश कब होती है? जब एक्स और वाई हमारे पास क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। अब ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर आपके दो वेरिएबल्स एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं तो आपका जो है कोवेरियंस की वैल्यू क्या होगी। हमेशा याद रखना है जब आपके एक्स और वाई वैल्यूज आपस में इंडिपेंडेंट हो तो कोवेरियंस आपका हमेशा क्या होगा, जीरो। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। अगर आपका एक्स और वाई यानी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपका कोवेरियंस जीरो हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरियंस जीरो होगा, और कोवेरियंस अगर जीरो हो तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं। ये माइंड में बात रखनी है। दोबारा रिपीट करती हूँ, एक्स और वाई अगर आपके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कोवेरियंस हमेशा जीरो होगा। ठीक है, और अगर कोवेरियंस जीरो है तो वो जरूरी नहीं कि आपका एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये किसी और वजह से भी आ सकता है वैल्यू। ठीक है, ये याद रखिए आपको। नेक्स्ट आपके पास लीस्ट स्क्वायर पॉइंट एस्टिमेशन अल्फा बीटा न्यू एक्स वाई की वैल्यूज क्या है। अब इसको भी आप देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा एक बार। लेकिन हम यहाँ पे आते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ जो हमने मॉडल में वैल्यूज यूज करी। हमारा एस्टिमेटेड मॉडल ये है ना, देखें लीस्ट स्क्वायर लाइन या एस्टिमेटेड मॉडल। अब इसमें हमारे पास अननोन है ए और बी। एक्स और वाई तो हमें पता है डाटा में वैल्यूज होती है, ए और बी को हम कैसे फाइंड करेंगे। बी का हमारे पास फार्मूला बी हमारी क्या होती है, स्लोप होती है या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं उसको। बी का फार्मूला हमारे पास होता है, पहले फार्मूला ये होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर वाला बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस बार से, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है बी का। इसको फर्दर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाता है। ठीक है, सेकंड फार्मूला ये आ गया इसका, लेकिन आप देखोगे यूजली आप ये वाला यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये आ गया। थर्ड हमारा इसको अगर हमारी एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में तो हम इसको फर्दर ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, अगर आप इसको एन से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड सॉरी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो आपकी ये वाली फॉर्म आ जाएगी।
आप खुद देख लोगे इसमें n से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ किया है तो ये आ गया, डिवाइड किया है n से तो ये आ गया मेरे ख्याल में। अब ये आपने फार्मूला याद रख लेना, ये भी बिल्कुल इजी है, ये तो फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं। बी का फार्मूला क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स के माइनस समेशन एक्स समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब ये वाली नीचे वाली टर्म तो हमेशा सेम रहती है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अगर ये देखें, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, यही पूरे चैप्टर में बी के लिहाज से यूज होंगे जहाँ पे बी आपने कैलकुलेट करना होगा। अगर हम इस टर्म को n से डिवाइड कर दें, दोनों को हम अपनी n से डिवाइड कर दें, ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाले को भी, हमारा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ये n से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने n से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो ये आप ऊपर वाली क्या शेप बन गई, मतलब फार्मूला हमारा बन गया एस एक्स वाई का, नीचे वाला फार्मूला हमारा बन गया एस एक्स का। अब इस तरह से भी आपको डाटा गिवन हो सकता है, अगर वो आपको कहेंगे आप रेगुलेशन लाइन फिट करें, आपको एस एक्स गिवन है, एस एक्स गिवन है, जरूरी नहीं आपको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होंगी, आपको वो कैलकुलेट करके एस एक्स वाई और एस एक्स भी दे सकते हैं, को वेरियंस की वैल्यू, और उसकी बेस पर कहेंगे आप पी फाइंड करें। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले याद कर लेंगे, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और क्वेश्चन में तो यूज होने ही होने हैं। बी का एक फार्मूला है हमारे पास वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है, ये आपने एक का फार्मूला याद कर लेना और ये बी के चारों फार्मूला देख लेना। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये आपका एमसीक्यूज में आ जाता है, द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स। जो आपकी जो है ये लाइन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, हमेशा पासेस थ्रू करती है मीन्स में से, एक्स बार वाई बार में से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ म्यू बाई एक्स इज, ये आपके पास है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, आप फार्मूला से घबराना नहीं है, वो आप देख के डर गए होंगे कि क्या है, ये जब देखेंगे तो आपको सब इजी लगेगा। एग्जाम्पल है 14.1, द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ 8 ग्रेड पॉइंट हम जीपीए को कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो पूछ लेते हैं जीपीए एब्रीवेशन किसकी है, तो जीपीए हमारा ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है। एंड मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन वाज ऑब्जर्व फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज, वो आपको स्कोर गिवन है और जीपीए गिवन है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन, आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फिट करनी है, एस्टिमेट द मीन जीपीए, आपने जीपीए को एस्टिमेट करना है, स्कोरिंग 600 मार्क्स, 600 मार्क्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपने इसको एस्टिमेट भी करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एस्टिमेटेड मॉडल रिग्रेशन हमारे पास ये होता है, उसके बाद हमने बी की वैल्यू लिख ली, फार्मूला लिख लिया, ए का फार्मूला लिख लिया, नेक्स्ट हमने एक्स और वाई को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें देखिए बी के फार्मूले के लिए एक्स के चाहिए और एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई तो है ना, लेकिन समीशन एक्स समीशन वाई तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमें एक्स वाई का कॉलम चाहिए। हमने सबसे पहले तो अपना एक्स के जो नीचे चाहिए एक्स के ले लिया, यहाँ पे कॉलम बना लिया, फिर एक एक्स वाई कॉलम बना लिया। एक्स के कैसे करते जाएंगे, हर एक्स वैल्यूज का स्केल लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई के लिए दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हमने सम्स कर लिया, जो चारों कॉलम हमने बना लिए, जो हमें फार्मूलाज में रिक्वायर्ड थे वो हमने निकाल के वैल्यूज उनका सम कर लिया और इसमें अपने बी के फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ए के लिए आप ये चाहे तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, मैं तो यूजली वाई बार माइनस बी एक्स बार यूज़ करती हूँ। ठीक है, वही इजी रहता है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब यहाँ पे वाई बार की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे इसे, इसको फिर आप 8 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एक्स बार वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, बी की ऑलरेडी ऊपर आ चुकी होती है, उसमें पुट करके आप ए निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हमेशा बी निकलता है फिर ए, क्योंकि ए में आपने बी को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने कह दिया द बेस्ट फिटेड लाइन इज दिस, आपने ए की वैल्यू एक जगह पे पुट कर दी, बी की वैल्यू बी की जगह दूसरी जगह पे पुट कर दी, एक्स की जगह पे एक्स कर दिया, ये हमारे पास आ गई लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फिटेड हो गई, मॉडल फिट हो गया। अब लेकिन नेक्स्ट उन्होंने हमें ये भी क्वेश्चन पूछा था, आपने रिग्रेशन लाइन तो फिट कर ली, नेक्स्ट आपने एस्टिमेट करना है जीपीए को। जीपीए हमारा क्या है, वेरिएबल वाई है ना, वाई को वो कह रहे हैं आप एस्टिमेट करें, देन द स्कोरिंग हमारा वेरिएबल एक्स है ना, अगर एक्स हमारा 600 हो जाए तो आपने वाई को एस्टिमेट करना है। इस केस में हमने एक्स कर दिया, एक्स की जगह पे हमने 600 पुट कर दिया, हमारे पास वाई मॉडल की देखिए वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेटेड वाई की वैल्यू आ गई। फिर
अच्छा जी, बिल्कुल इसी क्वेश्चन देखिए वो मुश्किल लगे आपको? आपने बी का फॉर्मूला ऊपर देखा, वही वैल्यूज में सम ऑफ स्केयर्स निकाल के ए में पुट कर दिया और रिग्रेशन लाइन में पुट कर दिया, हमारा मॉडल फिट हो गया, फिर हमने एस्टिमेट कर लिया मॉडल। अच्छा जी, नेक्स्ट आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन। ये आपकी जो है प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, लॉन्ग में भी आ जाती हैं और एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ द रेसिड्यूल इज जीरो, दैट इज समेशन ई आई इज इक्वल टू जीरो। ये आपने याद रखना है कि आप जब ई आई क्या होता है आपके पास, अभी हमने देखा था ई आई हमारे पास होता है वाई माइनस वाई हैड। जब आपने जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज हैं आपके क्वेश्चन में गिवन है वो, और फिटेड वैल्यूज जो आपने मॉडल फिट किए, दोनों वैल्यूज का आप डिफरेंस लेंगे और वो कॉलम निकालेंगे तो आपका जो सम होगा उस कॉलम का वो आपके पास जीरो आएगा। ठीक है, याद रखना समेशन ए आई इज इक्वल टू जीरो। और राउंडिंग अब ये कभी कभी हो सकता है 0.001 0.002 इस तरह भी हो जाए, क्योंकि आप वैल्यूज को किसी जगह पे 4 डिजिट तक ले लेते हैं, कहीं पे 3 डिजिट ले लेते हैं, तो एरर की वजह से आपका हो सकता है कोई वैल्यू एग्जिस्ट करे, अदरवाइज ये जीरो ही होता है। सेकंड हमारे पास है प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू वाई आई इक्वल टू द सम ऑफ द फिटेड वैल्यू। अब ये भी याद रखना है आपने, समेशन वाई आई इज इक्वल टू समेशन वाई आई हैड। जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं जो डाटा में गिवन है और जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज होंगी, उन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आएगा। नेक्स्ट है इसके बाद उन्होंने कहा फर्दर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अब यहाँ भी उन्होंने सम कहा है, हम इसका मीन भी तो ले सकते हैं, इसको एन पे डिवाइड कर दे तो वो भी इक्वल आएगा। ऑब्जर्व वैल्यू का और फिटेड वैल्यू का मीन भी इक्वल आता है। नेक्स्ट सेकंड है समेशन वाई आई हैड माइनस वाई बार इज इक्वल टू जीरो। अगर वो कह रहे हैं फिटेड वैल्यू से के मीन से डिफरेंस लेते हैं तो वो भी आपका जीरो आएगा। एक तरह से ये इन्होंने एरर निकाल के बताया कि एरर भी जीरो आएगा इनका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिड्यूल समेशन ई आई इज मिनिमम। अब देखिए मीन की प्रॉपर्टी में भी हमने एक बार पढ़ा था, आपको याद होगा समेशन मीन का जो डेविएशन होती थी समेशन एक्स माइनस एक्स बार वो जीरो होती थी और उसका हम स्क्वायर करते थे वो मिनिमम हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे जो आप समझ लो जो डेविएशन का मीन है तो वो जीरो हो गया, सम जीरो है सॉरी, और उसका जो स्क्वायर है वो मिनिमम है। और ये फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना कि समेशन ए आई स्केयर को भी कभी कभी वो कह सकते हैं कि आप निकालें क्वेश्चन तो वो किस चीज़ के ऊपर होता है, समेशन वाई आई स्केयर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। देखें क्या है यहाँ पे, समेशन वाई आई माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी, ये हमने भी ऊपर भी देखा था, रिलेशन लाइन इज ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन्स। आपकी रिलेशन लाइन हमेशा एक्स बार वाई बार से पास करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये डाटा का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कहते हैं कि आप x इज इक्वल टू एक्स बार वाई माइनस वाई हैड इज इक्वल टू वाई बार की लिख सकते हैं। यहाँ तक आपकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर किया था। एग्जाम्पल 14.2, गिवन द फॉलोइंग डाटा, आपको x वैल्यूज गिवन है, y वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट में क्या कहा है, डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर लाइन। आपने लीस्ट स्क्वायर रिलेशन लाइन फिट करनी है। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्वेश्चन में मेंशन करते हैं तो आपने ठीक है, अदरवाइज आपने x को इंडिपेंडेंटली लेना होता है, y को डिपेंडेंटली लेना होता है। और कभी कभी आपको यहाँ पे तो हमने y और x किया है ना, कभी कभी आपको x और y क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड शो दैट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है आपने लीस्ट पे रिलेशन लाइन फिट करनी है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो, ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो, ये सम ऑफ रेसिड्यूल आपका जीरो आना चाहिए, समेशन आई स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए। सबसे पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं, अपना रिलेशन लाइन फिट कर रहे हैं। हमने एक्स वाई कॉलम निकाल लिए, एक्स आई स्क्वायर कॉलम निकाल लिए, जो हमें बी में रिक्वायर्ड थी चीज़ें ए के लिए रिक्वायर्ड थी वो हमने सारे सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल के भी पुट किए, हमारे पास रिलेशन लाइन फिट हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हमने सेकंड पे गए कि हमने क्या शो करना था। सेकंड हमारा क्वेश्चन में था, आपने ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यूज का सम देखना था कि वो इक्वल है या नहीं, और आपने सम ऑफ रेसिड्यूल देखना था वो जीरो है या नहीं। सबसे पहले हमने एक्स वाई अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूज लिख दी, वाई हैड जो आपका मॉडल था, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कि आपके पास मॉडल था 0.72 प्लस 1.33, आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई। आपने 2 पुट की तो आपके पास ये आ गई। इस मॉडल में आप एक्स की वैल्यूज पुट करते कि आपके पास वाई हैड आ गया। ठीक है, हमारे पास वाई हैड भी आ गया और वाई भी, इन दोनों का हम सम करते हैं तो हम देखते हैं समेशन वाई हमारे पास 16.9 था और समेशन वाई हैड भी हमारे पास सम 16.9 आ रहा है। हमारी ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई।
उसके बाद हमने देखना था रेजिड्यूल हमारा जो है वो 0 आ रहा है या नहीं। रेजिड्यूल के लिए हमने क्या करना था, इस y का और इस y हैट का आपने डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, हमारे पास वैल्यू हमने देखी 0 आ गई, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट हमने समीशन जो है रेजिड्यूल का निकालना है सम, उसको चेक करना है कि हमारा ये आपस में दोनों इक्वल है या नहीं। देखिए ये आपकी समीशन ई आई जो है रेजिड्यूल ये वाला, अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो इक्वल आता है या नहीं आता, दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अब ये कैसे होगा, आपने ई आई स्केयर जो है ई आई का हर वैल्यू का स्केयर करते कि आपके पास ई आई स्केयर तो आ गया, ठीक है, यहाँ से आप सम तो ई आई का आ गया। लेकिन हमें जो ओरिजिनल फार्मूला के मुताबिक अगर हमने करना है समीशन वाई आई स्केयर ए समीशन वाई बी समीशन एक्स वाई, इसके मुताबिक हमारे पास ये भी है, बी की वैल्यू भी है, ए की भी है, समीशन वाई की भी है, समीशन वाई स्केयर, सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम इसमें पुट कर देंगे अपनी सारी वैल्यूज, तो हम देखेंगे हमने देखिए समीशन वाई का भी एक कॉलम बना लिया वाई आई स्केयर का। हमने ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके इनमें पुट करते गए तो हमने देख लिया हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जो है हमारी सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो। ठीक है, यहाँ तक आज इतना ही था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ द specific heat of a certain chemical were made order investigate the variation in specific heat with temperature। आपको x गिवन है, आपको y गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम एंड वेरीफाई। आपने स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना है, x वैल्यूज को x एक्सिस पे रखना है, y वैल्यूज को y एक्सिस पे रखना है। द वेरीफाई द रिलेशनशिप इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर। आप देखेंगे कि वो लीनियर आ रहा है या नहीं। लीनियर के लिए ऐसे आपको पता है ऐसे आ जाती है लाइन, या ऐसे आ जाती है। कर्वी लीनियर के लिए आपको ऐसी आती है, या ऐसे कोई कर्व बन जाता है। आप देखेंगे कि वो लीनियर है या नहीं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है वाई और एक्स के लिए। एंड हैज द वैल्यू ऑफ एस्टिमेट एक्स इज इक्वल टेम्परेचर इज 25। अगर आपके पास टेम्परेचर एक्स की वैल्यू 25 हो जाए तो आपने फिर ये मॉडल एस्टिमेट करना है। सबसे पहले तो आप स्टडी डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट आप रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे वाई और एक्स, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू उन्होंने 25 दी है वो यहाँ पर पुट करके आप वाई हैट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक हमने कर लिया। कोई एनी क्वेश्चन इसमें से?